आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन रिवाइज करेंगे कि कब फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं और फिर 2020 के वेरिएंट 4.2 और वेरिएंट 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें डिस्कस करना है ऐसी फोर्सेस को जो इक्विलिब्रियम में हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करने लगे हैं कि कब हम कहते हैं कि कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो और मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज said to be in equilibrium, or we say the forces acting on the object is in equilibrium। हमारी सारी डिस्कशन जो होगी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ होगी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे, जो मूव नहीं कर रहे होंगे। स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगे या एट द पॉइंट ऑफ मोशन होंगे। आज के लेक्चर में तो सिर्फ उन पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, दोज विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक और बात, हम ऐसी कोप्लेनर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी और जो रोटेशन को कॉज नहीं करेंगी। जब भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं तो या तो उसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती हैं या उसे रोटेट करवाना शुरू कर देती हैं। अभी हम रोटेशन वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रही हैं या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस को जो एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हों और वो सिर्फ लीनियर मोशन काज कर रही हों, हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होंगी इफ़ एंड ओनली इफ उन फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो। फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, concurrent हैं, means they all are acting at a point and they are producing a linear motion, they are causing a linear motion in the object, they are not trying to rotate the object. Then the forces or object we will say is in equilibrium if and only if the resultant of the forces is zero। अगर फोर्सेस को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है तो उनका रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। इफ़ द रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो देन फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। और रिजल्टेंट ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो। इफ़ समवन सेज दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम, द फोर्सेस आर concurrent and coplanar, then the x component of the resultant and y component of the resultant will be zero। हम इसी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। हमें गिवन ये होगा क्वेश्चंस में कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, हम फोर्सेस के रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट्स को ज़ीरो ले लेंगे। x कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हमें मालूम है। जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनके x कंपोनेंट्स का सम लेकर, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों उनके y कंपोनेंट्स का सम लेकर। हम प्रॉब्लम करने लगे हैं मई जून 2020 वेरिएंट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, p न्यूटन, 3p न्यूटन एंड 4p न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शंस शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में जो डायरेक्शंस शो की गई हैं, इन डायरेक्शंस में 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, p न्यूटन्स की फोर्स एक्ट कर रही है, 3p न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और 4p न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है एज दे आर शोन इन द डायग्राम। और गिवन ये है कि द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। ये सारी फोर्सेस, इन सारी फोर्सेस का जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। फोर्सेस कोप्लेनर हैं, फोर्सेस कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, इसलिए दे विल ओनली प्रोड्यूस द रेक्टिलिनियर मोशन एंड द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। इन दो कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इन दो कंडीशंस का यूज़ करके जो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी
उन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी विल फाइंड p एंड थीटा. But before using these conditions, what we have to do? We have to resolve these forces along x and y axis. Where is the x axis and where is the y axis? डायग्राम में डायरेक्टली उसने कोई x और y axis नहीं दिया है. क्या करना चाहिए? हम खुद से assume कर लेते हैं कि let's say the horizontal line is the x axis and the vertical line is the y axis. और अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनाने होंगे. 20 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट बनाते हैं. 20 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी 20. द एंगल विद एक्स एक्सिस इज थीटा, सो द कंपोनेंट विल बी 20 कॉस थीटा. और वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा 20 न्यूटन फोर्स का, और चूंकि थीटा वाई एक्सिस के साथ नहीं बन रहा, सो दिस कंपोनेंट विल बी 20 साइन थीटा. इसी तरह से बाकी फोर्सेस के कंपोनेंट बनाएंगे. p न्यूटन की फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी p cos 30. साइन का ज़रूर ख्याल रखना है. हम राइट वर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव ले रहे हैं. अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं. तो ये जो 20 साइन 30 है, इसका साइन क्या होगा? 20 साइन 30 का साइन नेगेटिव होगा. p फोर्स का लेफ्ट वर्ड कंपोनेंट माइनस p cos 30 है, और डाउनवर्ड कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे माइनस p साइन 30 होगा. माइनस क्यों? बिकॉज इट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. सिमिलरली ये जो 3p न्यूटन की फोर्स है, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे. इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 3p cos 30. एंगल के साथ डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है वो फोर्स इनटू cos थीटा होता है, और एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है, यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी 3p sin 30. We have resolved all the components of the forces. We have assumed horizontal direction as x-axis, and we have assumed vertical direction as y-axis. We have calculated, we have resolved forces into components along x and y-axis. अब हमने क्या करना है? What we have to do? हमने resultant के x and y components find out करने हैं. And as it is given, the system is in equilibrium. हमने उन x and y components को equal to 0 ले लेना है. वहाँ से हमने दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है, एंड बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल फाइंड p एंड थीटा. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड x कंपोनेंट. 20 cos theta is in rightward direction, so x is equal to 20 cos theta, and in leftward direction there are two components, minus 3p cos 30 degree and minus p cos 30 डिग्री. बस यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0. वी विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. 20 cos थीटा विल बी सेम, माइनस 3p cos 30 एंड माइनस p cos 30. इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. 3 cos 30 मल्टीप्लाई करेंगे, cos 30 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और माइनस कर लेंगे, और p साथ में एज इट इज़ लिख लेंगे. तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके माइनस 3.464p आ जाएगा. माइनस 3 cos 30 एंड माइनस cos 30 विल अपीयर माइनस 3.464 एंड p विल बी सेम. इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, और cos थीटा वाली टर्म एक साइड पे, और द अदर टर्म वी विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड. 20 cos थीटा को लेफ्ट पे रखा, माइनस 3.464 को राइट पर शिफ्ट किया, ये प्लस का हो गया. नाउ वी विल फाइंड y कंपोनेंट. इन y डायरेक्शन वी हैव 4 फोर्सेस. 4p न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, 3p sin 30 अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस p sin 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन,
-20 साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम इन सबको सम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ 4p लिख ली, उसके बाद हमारे पास 3p साइन 30, देन -p साइन 30 एंड इन द लास्ट -20 साइन थीटा। और चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये सारा सम इक्वल टू 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, p एज इट इज़ रखेंगे, 4 + 3 साइन 30 माइनस साइन 30। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा और साथ में p आ गया। 4 + 3 साइन 30 माइनस साइन 30 को सिंप्लीफाई करने पे 5 बनेगा और साथ में p और -20 साइन थीटा एज इट इज़। एक दफ़ा फिर इसको अरेंज करेंगे, थीटा वाली टर्म एक साइड पर, बगैर थीटा वाली टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। -20 साइन थीटा को राइट पर शिफ्ट कर लें तो 5p = 20 साइन थीटा, और वी कैन राइट 20 साइन थीटा = 5p। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू अननोन्स p and theta. We have to solve these two equations to find these two unknowns p and theta. बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि 1 और 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर ले। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के साथ इस आइडेंटिटी को यूज़ करें कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1। एक वे ये हो सकता है कि इनको स्क्वेयर और ऐड करें, so we will get cos square theta plus sin square theta, that will become 1, and we have only one unknown p and we will solve that equation to find p. एक दूसरा मेथड भी हो सकता है और वो ये हो सकता है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें। We know that sin theta over cos theta is equal to tangent theta। अगर हम 20 sin theta को डिवाइड कर दें 20 cos theta से तो sin theta over cos theta will become tangent theta, and by taking tangent inverse we can find the value of theta। तो हम यही करने लगे हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करने लगे हैं 1 से। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से डिवाइड करेंगे, 20 sin थीटा ऊपर और 20 cos थीटा नीचे। राइट साइड को राइट साइड पे से डिवाइड करेंगे, 5p न्यूमरेटर में और 3.64p डिनोमिनेटर में। लेफ़्ट साइड पे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेंजेंट थीटा बन जाएगा। राइट साइड पर p कैंसिल हो जाएगा, 5/3.464 आ जाएगा। थीटा को सॉल्व कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स लेकर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो थीटा हमारे पास आ गया 55.3 डिग्री। हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया और हमने p भी फाइंड आउट करना है। क्या करें, इस थीटा की वैल्यू को या तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें या 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें और उस इक्वेशन को सॉल्व करके p फाइंड आउट कर लें। यहाँ पे मैं इस थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2 में। 20 साइन थीटा, थीटा की जगह 55.3 डिग्री लिखा इक्वल टू 5p। यहाँ से p फाइंड आउट करने के लिए 20 को कैलकुलेटर की हेल्प से साइन 55.3 डिग्री से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 3.29 न्यूटन्स। हमने p भी फाइंड आउट कर लिया, हमने थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। हमें गिवन था कि ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एज शोन इन डायग्राम, और हमें गिवन था सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हमने p और थीटा फाइंड आउट करने थे। चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था इसलिए तमाम फोर्सेस के कंपोनेंट्स इन डायरेक्शन x का सम 0, इन डायरेक्शन y का सम 0। हमने 2 इक्वेशंस बनाई और उनको सॉल्व करके हमने p और थीटा फाइंड आउट कर लिए। इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मुझे ये आसान लगता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर थीटा एक साइड पर और थीटा की अदर क्वांटिटीज़ दूसरी साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा से थीटा और फिर उस थीटा की वैल्यू को किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करके हम p कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आज और सॉल्व कर लेते हैं। 2020 में वेरिएंट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी पेपर में जून का है और गिवन क्या है, 4 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड f न्यूटन act at a point in the directions shown in the diagram.
अकॉर्डिंग टू डायग्राम इन डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। द 4 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेज इक्विलिब्रियम में हैं। एफ एंड अल्फा जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल सेम मेथड, सारा वही प्रोसेस। सबसे पहले फोर्सेज को रिजॉल्व कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है और ये वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वाई डायरेक्शन है। एक्स और वाई डायरेक्शन जो हैं वो हमने अज्यूम कर लिए हैं। जो फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन के लॉन्ग नहीं हैं उनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये 20 न्यूटन के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इस साइड पे 20 कितना एंगल है 30, सो 20 cos 30 और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 sin 30। डाउनवर्ड डायरेक्शन का साइन नेगेटिव आएगा तो -20 sin 30। राइटवर्ड डायरेक्शन का साइन पॉजिटिव लेंगे। वैसे आप इन क्वेश्चंस में डायरेक्शन अपोजिट साइंस के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइटवर्ड नेगेटिव, लेफ्टवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कन्वेंशंस मैं यही यूज़ करूँगा। पेपर सॉल्व करना आसान रहता है, चीज़ें याद रखना आसान रहता है कि राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। 40 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं। राइटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा 40, एंगल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री है तो 40 cos 60 और अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा 40 sin 60। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। एफ न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो इस डायरेक्शन में ये बनेगा एफ cos अल्फा और वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा एफ sin अल्फा। एक फोर्स रह गई है 50 न्यूटन्स की, इसके भी कंपोनेंट्स बनाते हैं। 50 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ एंगल इसका 45 है तो इस डायरेक्शन में बनेगा 50 cos 45 और साइन इसका नेगेटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा 50 sin 45 और हम इसका साइन भी नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स कंपोनेंट्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक्स कंपोनेंट्स में हमारे पास राइट साइड पे है 20 cos 30 और राइट साइड पे है +40 cos 60। लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास -f cos अल्फ़ा और लेफ़्ट साइड पे है हमारे पास -50 cos 45 और x = 0 होगा बिकॉज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 cos 30 +40 cos 60 -50 cos 45, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1.965 आ जाएगा और -f cos अल्फ़ा = 0। f cos अल्फ़ा को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं। 1.965 = f cos अल्फ़ा या f cos अल्फ़ा = 1.965। बिल्कुल सिमिलर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इस तरह से एक y कंपोनेंट से इक्वेशन बना लेते हैं। y में हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं 40 sin 60, फिर हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है +f sin अल्फ़ा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है -50 sin 45 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है -20 sin 30 और y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सिंप्लीफाई करेंगे 40 sin 60 -50 sin 45 -20 sin 30 तो ये मेरे पास आ जाएगा -10.71 प्लस का f sin अल्फ़ा एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। -10.71 को राइट पर शिफ्ट कर लेंगे, हमारे पास f sin अल्फ़ा = 10.71 आ गया। हमने f एंड अल्फ़ा ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। मेथड वही अडॉप्ट करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अडॉप्ट किया था। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। f sin अल्फ़ा ओवर f cos अल्फ़ा लेफ्ट पर, राइट साइड पर 10.71 ओवर 1.965। f कैंसिल आउट हो जाएगा। sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा टेनेड अल्फ़ा,
राइट साइड पे कैलकुलेटर से डिवीजन कर लें 5.45। और अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फ़ा टेंजेंट इनवर्स से कैलकुलेट हो जाएगा और अल्फ़ा हमारे पास 79.6 डिग्री आ गया। अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया। अब हमें एफ़ कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा की इस वैल्यू को आइदर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें और 2 में सब्स्टिट्यूट कर लें, एफ़ कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें 1 में तो हमारे पास एफ़ कॉस अल्फ़ा की जगह 79.6 डिग्री लिख लें और राइट साइड पे 1.965, 79.6 डिग्री का कॉस सॉल्व करें और 1.965 को उस कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर का यूज़ करें, एफ़ का आंसर हमारे पास 10.9 न्यूटन आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया है, फाइंड कर लिया है एफ़ भी और अल्फ़ा भी। इन क्वेश्चंस में सिंपली हमने सारी फोर्सेस को एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किया है। गिवन था कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो रिजल्टेंट ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ज़ीरो होंगे। हमने एक्स कंपोनेंट को ज़ीरो लिया, वाई कंपोनेंट को ज़ीरो लिया, सिंप्लीफाई किया, अल्फ़ा भी फाइंड आउट कर लिया और एफ भी फाइंड आउट कर लिया। इन क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि डायरेक्शन मालूम नहीं करनी है, लेकिन इवन देन आपने जो कंपोनेंट्स हैं उनके साइंस का ख्याल रखना है, किसी एक साइड के पॉजिटिव और किसी दूसरी साइड के नेगेटिव। कन्वेंशन यही है कि राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। हमने आज के लेक्चर में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक की है कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस की, और उस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करते हुए हमने पास्ट पेपर्स में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करवाना चाहें, आपको लगता है कि टफ़ है, सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।